बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये जो मैंने आहिस्ता बोलना शुरू किया, असल में कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि आप बड़ा स्पीडी बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यकीनन उन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया था, उसको मैंने दुरुस्त कर लिया है। लेकिन बात जो आज शुरू करनी है, कहानी एक ही है, असल ख़बर जो एक ही है, उसके हिस्से मुख्तलिफ हैं। और उनमें से पहला ऐसा ही है कि नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से एग्रेसिव हो गए हैं। जो कुछ अरसा से, इवन अक्टूबर 21 से जब वो वापस आए पाकिस्तान, तो लग रहा था कि वो ज़रा खामोश से हैं, असल इश्यूज़ की तरफ नहीं जा रहे, असल मुजरिमों को स्पेयर कर रहे हैं। लेकिन अब वो वापस ट्रैक पर आ रहे हैं और वो उधर आ गए हैं कि मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला, पीछे कौन था, ये क्यों किया, मुल्क का बड़ा गर्क क्यों किया, हमारी बरामदात इतनी हो सकती थी, कितनी हो सकती थी, और तरक्की कहाँ तक जा सकती थी। ये सारी बातें वो दोहरा रहे हैं। उसके पीछे क्या कहानी है, वो किसको सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो किसी को बचा भी रहे हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से मैं बात करूँगा। और वैसे तो जो असल कैरेक्टर हैं फैज़ और बाजवा, एक तो मियाँ साहब जो टोन उन्होंने तब्दील किया ना, वापस आए उस तरफ, उसके अलावा भी अदालतों में उनके ख़िलाफ़ केसेस, इससे पहले वो जो है धरना केस चल रहा है, और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी मुकर्रर हो गया है, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, दोनों रिटायर्ड साहिबान जो हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त है। तो वो क्या कहानी है, वो कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन सबसे पहले जो अमल हो गया है, वो भी वो खबर है जो कुछ अर्सा पहले आपके साथ शेयर की थी कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान से बाहर जो बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो लोग, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला हो गया है। तो उसमें से दो लोग जो हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी, इन दोनों को सज़ाएं सुना दी हैं कोर्ट मार्शल के ज़रिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, ISPR की तरफ से अब ऐलान आ गया है। मेजर आदिल राजा रिटायर्ड को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं, फ़िलहाल बचे हुए हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें ये सज़ा भुगतनी होगी। अच्छा, कोर्ट मार्शल के ज़रिए ज़ाहिर है जो रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पर पूरी हुई होंगी। आदिल राजा साहब बहरहाल शोर मचा रहे हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। अच्छा, तो आप नहीं थे तो क्या हुआ? क्या आपके जराइम पर पर्दा पड़ जाएगा? क्या ये आपके पास एक लाइसेंस है कि आप वो झूठा प्रोपेगेंडा करते रहें, नफ़रत फैलाने के लिए, बगावत पर उकसाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को? अच्छा, इसमें खैर बचत भी हो गई है, कुछ लोगों की बचत इस तरह से हो गई है कि ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, शहबाज गिल साहब से, उनके ख़िलाफ़ भी ये इल्ज़ाम था ना, बाकायदा उन्होंने चूँकि ये काम किया था नफ़रत फैलाने वाला। फिर वो सब लोग जिन्होंने वो हादसे में शहीद हो जाने वाले फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ जब बकवास शुरू की थी, उस वक्त भी काम कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर हम आराम से चल रहे थे, पता नहीं क्या सोच के चल रहे थे कि शायद यहीं से मतलब वो गंदम बीज कर चना या चना बीज कर गंदम नहीं होता, जो कुछ हो रहा होता वही रिज़ल्ट निकलता था। तो जो कुछ PTI वाले कर रहे थे, वो शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया था, जो शौकत तरीन साहब कर रहे थे, जो सूबाई वज़रा के ज़रिए IMF को खतूत लिखवा कर पाकिस्तान के माशी इस्तेहसाल की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीज़ें, उनका नतीजा यही निकलना था। वो जो उससे पहले पिछले साल 25 मई और फिर मार्च में जो कुछ यहाँ पे ज़मान पार्क में हुआ था, पुलिस वालों पे पेट्रोल बम फेंकना, लाठी चार्ज करना, उनको मारना, उनको फैंटी लगाना और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचाना, वो सब चीज़ें 9 मई का पेश खैमा थी। उन्हीं ये वो बेस बनती गई ना अल्टीमेटली आके। इसी तरह जब सोशल मीडिया पे हमने वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी पॉलिसी, जिसको रज़ी दादा साहब बड़ा खूबसूरत सा नाम देते हैं, एक तवील था, उसमें एक भर्ती किया एक क्राउड, एक नेगेटिव सोच वाला क्राउड, जिनका काम ही लोगों को गालियाँ निकालना, लोगों को बुरा भला कहना, भला तो नहीं खैर बुरा ही बुरा कहना, और लोगों में नफ़रत फैलाना, लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना। इस काम के लिए जब एक पूरी ब्रिगेड भर्ती की गई थी, तो फिर उसका नतीजा यही कुछ निकलना था। उनके ये नमूने हैं। अच्छा, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आदिल राजा और हैदर मेहदी को जो सज़ा हुई है, ये अभी एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। अभी तो कुछ और लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बस मतवक्को है चंद दिनों में, समझ लें। उनमें शाहीन साहबाई साहब भी हैं, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं कुछ और लोग भी हैं। लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनके अलावा भी पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, कम से कम 5 लोग तो ऐसे हैं जो टेलीविज़न चैनल्स से वाबस्ता हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर।
अच्छा, और उसके अलावा सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी सारे जो है ना अंडर मॉनिटरिंग कह लें, अंडर सर्वेलेंस कह लें, उनको भी देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद भी एहसास है, और पिछले 2 हफ्ते से तो वो आपस में, अब उनकी आपस में भी बातचीत चल रही है ना, यार वो फैसला हो गया, वाह। सारे जब मीटिंग्स होती हैं, कोई फैसले होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बात निकल आती है ना, तो उन्हें भी पता है, वो आपस में भी बात कर रहे होते हैं कि अब हमारी शामत आने वाली है, तो वो शामत आ भी सकती है, लेकिन अगर नहीं बाज आएंगे तो फिर ज़ाहिर आ जाएगी, मतलब कितनी देर टलेगी। और बेहतर तो ये है कि आप इन तनकीद लाजमी चीज़ है, ज़रूर करें, तनकीद करें, ख़राबियों को पॉइंट आउट करें, पकड़ें, लेकिन जो ये पीटीआई वाला स्टाइल है ना, वो नहीं होना चाहिए कि एक झूठ की बुनियाद पे, जिसकी कोई बेस ही ना हो, आप एक ऐसा मुकदमा खड़ा कर दें। वो जो 25 शहदा किए थे 9 मई के इमरान खान साहब ने, जिनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए, अच्छा मुझे वो कितने थे, 24 थे, 25 थे, 5 थे, 4 थे, जो भी थे, मसला ये है कि उन 25 के नाम खान साहब को बताने चाहिए थे कि जी परेशानी, कुछ लोग जब पीटीआई के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं वो उनको मज़ीद टेंशन में नहीं लाना चाहते थे, या जिनका कोई घर का फ़र्द इस दुनिया से चला जाए, उससे बड़ी टेंशन और क्या हो सकती है। अच्छा, और वो तो आइडेंटिफाइड लोग हैं ना, पुलिस को, दीगर इदारों को, सबको पता है उनमें वो जितने भी हैं। तो अगर वो 25 हैं इमरान खान साहब के बकौल, तो 25 के नाम बता दें, उन्हें और किसी ने क्या कहना, वो पहले भी तो खामोश बैठे हैं, तभी खामोश बैठे रहेंगे। अच्छा, फिर वो जो 25 लोगों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे 17 करोड़ रुपये, वो भी खा गए, वो भी नहीं बांटे उनको, वो भी नहीं दिए। तो लुट मार का तो कोई वो नहीं ना, कहीं भी नहीं रुकना। लेकिन बार इन सब लोगों की शामत आ रही है, लेकिन असल में शामत तो आनी है फैज़ हमीद साहब की और जनरल बाजवा साहब की। और उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस आ गया अब, जिसकी समाअत होनी है 28 तारीख को। और केस ये है कि उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटाया जाए, दर्ज किया जाए, और उसमें बेस बनाई गई है कि वो अपने हदूद से तजावज़ करते हैं, अपनी आइनी जो है हलफ उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। और कुछ बेस बनाई गई है उसमें बाजवा साहब के इंटरव्यूज़ की, वो जो जावेद चौधरी साहब ने और मेतला साहब ने एक सीरीज़ छापी थी उस पर। अगर से मेतला साहब वाली कंप्लीट नहीं हो सकी, कल उनसे मुलाकात भी हुई मेतला साहब से। हमारा वो इवेंट था ब्रेकफास्ट विद जंग, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब मेहमान ख़ुसूसी थे, वहाँ पे मेतला साहब भी मौजूद थे, उनसे ज़रा गपशप हुई, लेकिन वो माहौल ऐसा था वहाँ जल्दी भाग दौड़ में कि उनसे इस हवाले से डिस्कस नहीं हो सका। काफ़ी चीज़ें भी बाकी रह गई थी, तिश्तगी रह गई। मेतला साहब ने बाजवा साहब की जितनी तफसीलात बता दी थी, उनकी अपनी बताई हुई बातों की, वो तो आ गई थी, कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वो फिर रुक गई थी। और उसके बाद से ही बाजवा साहब को भी खामोश करा दिया गया था। जो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी बात की थी आपसे कि बाजवा साहब उसके बाद, ये इंटरव्यूज़ के बाद ये मसला हुआ कि फिर उनको समझा दिया गया, चलें यूँ कह लेते हैं, उन्हें समझा दिया गया कि सर अब आपने मज़ीद बात नहीं करनी, बस बहुत हो गई है। इसी तरह उनकी मूवमेंट भी मेरी इतलात के मुताबिक रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मूव इधर उधर नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, उसको अब कुछ दोस्त कहते हैं, सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसमें हमें ख्याल रखना चाहिए, इस वजह से उन्हें वो सिक्योरिटी पर्पज़ से उनको रोका जाता है। लेकिन दूसरा एंगल भी तो सोचा जा सकता है ना कि हो सकता है थोड़ी बहुत पाबंदियाँ भी हों, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोल दिया है वो तो सीधी सी FIRs हैं, वो खुद इटसेल्फ FIRs हैं। तो आज नहीं कल, कल नहीं और कल, जब भी उन पे बात होगी, जब भी उसको कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाएगा, तो वो डैमेजिंग चीज़ें हैं और डैमेज हैज़ बिन डन। अब तो उसको सिर्फ कवर किया हुआ है ना, वो होना ही होना है। तो ऐसी दरखास्तें जब आएंगी और मौजूदा अदालत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, अदलिया में बल्कि यूँ कहें, जो काम हो रहे हैं, उसमें मुझे इन सब लोगों का बचना इतना आसान नज़र नहीं आता। फैज़ाबाद धरना केस हमारे सामने है, और उसके लिए काजी साहब ने जिस तरह से स्टैंड लिया हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब अगर वो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, वैसे तो वो फ़ैसला कर चुके हुए हैं, अब तो वो नया कमीशन और करके मज़ीद लटकाने वाली बात है, लेकिन बार कभी तो होगा ना उसका फ़ैसला। और इस तरह वो तो मुशर्रफ केस पर भी बात करने को तैयार हैं, उसको भी चलाने को तैयार है। तो लेट्स होप के कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, इन सब मुकदमात का नताइज ये निकले कि पाकिस्तान का निज़ाम और सिस्टम बेहतर हो सके, जिसके लिए नवाज़ शरीफ साहब शोर मचाते फिर रहे हैं। सियालकोट गए हुए थे, वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने खिताब किया, जिसमें चैम्बर से भी खिताब था, और चैम्बर से खिताब में भी वो मेनली उन्होंने इकॉनमी के हवाले से भी बात की, लेकिन बारह मेनली उन्होंने पॉलिटिकल उसको रखा कि हम तरक्की कर रहे थे, हालात बहुत अच्छे थे, और वो सारे नंबर्स कोट करते रहे हैं
कि हमारी तरक्की की शरह क्या थी और ये सारी चीज़ें करके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी हम अगर मौजूद रहते तो शायद हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो आज 200 से 300 बिलियन डॉलर होती। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। मे बी बहरहाल अल्लाह करे कभी हो जाए हमारी इतनी भी। अभी तो मौजूदा हुकूमत ने प्लान किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स को 100 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना है। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि अभी राइट नाउ हम जो है वो 30 बिलियन के अराउंड खेल रहे होते हैं। तो 30 अरब से 100 अरब का मतलब है, आप देख लें कि 3 गुना से भी ज़्यादा उसमें इजाफा होना है। तो लेट्स होप कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन मियाँ साहब साथ साथ एक और बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला था, ये जो जजों ने सारा कुछ किया और उनके पीछे कौन थे। असल में वो इस बात पर आ रहे हैं कि पीछे कौन था। तो पीछे जब बात जाएगी तो फिर फैज़ हमीद और बाजवा साहब का नाम आएगा। अच्छा, वैसे तो उससे पहले वाले भी हैं, वो हमारे जो थे शुक्रिया राहिल शरीफ साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। 2014 से ले लेना अगर धरने, ये तो धरना केस फैज़ाबाद धरना तो बाद वाला है ना, लेकिन 2014 में भी तो हुए थे और असल तो वहीं से शुरू हो गई थी। जो मियाँ साहब ने पकड़े भी मुबैना तौर पे, ब्रिगेडियर सैमसन ने जो स्टोरी सुनाई थी और टेलीविज़न पर भी चली उस वक्त टीवी पर चली थी, मैंने वहीं सुना था वो इंटरव्यू। और उसके बाद वो फिर कोर्ट होती रही कि कैसे ज़हीरुल इस्लाम साहब की रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी और वो सुनाई गई राहिल शरीफ साहब को, और फिर राहिल शरीफ साहब ने ज़हीरुल इस्लाम साहब को भी बुलाया, उनको भी सुनाई गई। लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सारे हुकूमत, सियासी हुकूमत की अपनी विचारों के लिमिटेशंस होती हैं। हालांकि अगर वहाँ वो स्टेप लेते और उस ज़माने के DGISI को और इवन आर्मी चीफ को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते कि धरने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी ना, तो आज जो बता रहे हैं कि साजिश हुई, उस वक्त तो खुद पकड़ ली थी मियाँ साहब ने। बहरहाल मियाँ साहब एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, उसी धरने के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो उनको प्रोपेगेट करने के लिए, उनकी लॉबिंग के लिए काम कर रहे थे कि इन धरनों को सपोर्ट करें, इनकी अच्छी कवरेज करें और इनको लेकर आगे चलें। और वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स आज भी अहम ओहदों पर या अहम जगहों पर मौजूद हैं। तो मियाँ साहब आंखें बंद करने से तो फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ फैज़ हमीद और बाजवा ही नहीं है, फिर थ्रू आउट सबका नाम लेना, बताएं कौन कौन थे। और 2014 वाले जो आपने खुद पकड़े थे उनका तो नाम लेना कम से कम, वो तो आपके सामने थे। 17 वाले तो आपको निकालने के बाद ही हुआ ना बात, तो सबको करें। असल मसला सिर्फ इतना सा है, जनरल बाजवा हों, जनरल राहिल शरीफ हों, जनरल फैज़ हमीद हों, जनरल वो कौन थे ज़हीरुल इस्लाम हो, या उससे पहले वाले हों कियानी साहब हो, जो भी हों, और उधर दूसरी तरफ साकिब निसार हों, खोसा साहब हों, वो इफ्तिखार चौधरी साहब, जो भी हों, इवन सियासतदानों में से हों, ब्यूरोक्रेट्स में से हों, वो लोग जो इस कौम के, इस मुल्क के और इस मुल्क के आइन के मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, जिन्होंने ख़राबियाँ पैदा की हैं, उन सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तभी हम ये जब गंद साफ़ होगा ना, तब हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। हम नो डाउट आगे बढ़ना है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है, लेकिन अगर ये गंद करने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी तो आइंदा भी यही गंद होता रहेगा। सज़ा का मकसद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ताकि आइंदा के लिए ये गंद रुके। उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हें स्टैंड लेना होगा कि हमने इस कौम और इस मुल्क के मुजरिमों को माफ़ नहीं करना। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से चलती हुई एक खुशहाल और बेहतर पाकिस्तान की तरफ हम आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।